जैसे ही आप सभी स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 आप सभी बच्चों का हिस्ट्री का पेपर है 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल के पेपर में आप सभी बच्चों को 15 नंबर के और 5 मार्क्स के सवाल जो भी पूछे जाएंगे वो सारे के संभावित प्रश्न मैं आपको आज के इस वीडियो के थ्रू कवर कराता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है और प्ले सेक्शन पे सारे के सारे वीडियोस आपको जो भी पेपर पढ़ने वो अवेलेबल है। ये इस वीडियो में सिलेबस भी बता दे रहा हूँ, 15 मार्क्स 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ। बाकी आप सभी बच्चों को एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस के जो मोस्ट वीवीआई रहेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 1 में आपको यूरोप इन 13 सेंचुरीज के बारे में पढ़ना है। बेसिकली मतलब जो यूरोप था वो जो 13वीं शताब्दी था उस समय उसका ये है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है यूरोप इन 13 सेंचुरी पढ़ना है। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजन, कंडीशन क्या था यूरोप का 13 सेंचुरी में ये बताना है। यूनिट 2 में रेनेसेंस के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपका मार्क करिएगा, यूनिट 1 के तीसरा जो टॉपिक है उसमें थ्योक्रेसी के बारे में पढ़ना है। रिफॉर्मेशन, कॉजेज, इफेक्ट क्या था, काउंटर रिफॉर्मेशन क्या था। यूनिट 4 में मर्चेंटिलिज्म के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 2 का पहला टॉपिक है उसमें कॉलोनियल जो एक्सपेंशन था और इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो पढ़ना है। और यूनिट 2 के सेकेंड टॉपिक नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है और जो भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुए तो वो पढ़ना है। और थर्ड उसमें टॉपिक था यूनिट 3 में एज ऑफ जो इनलाइटमेंट था वो पढ़ना है। फिर ग्लोरियस जो रेवोल्यूशन होते हैं वो पढ़ने हैं। यूनिट 4 है आपका जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि बेसिकली आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ था, उससे थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना है। ठीक है, एंशिएंट रेजिम क्या था, फ्रांस का रोल, इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल था, इम्पैक्ट था, ये सभी कारण पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सिलेबस है आप सभी बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन आता है आप इंटरनेट में क्वेश्चन ढूंढने स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन पेपर रहते हैं आपके वो आपका ही यूनिवर्सिटी का भी नहीं रहता प्लस आपके सेशन का भी नहीं रहता। आप लोग ये गलती करते हो। तो अगर आप सभी बच्चों को सिलेबस अगर समझ में आ जाता है कि सिलेबस में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो आप उसी के रिगार्डिंग बेसिकली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप लोग देखा करें। ठीक है, क्योंकि गलत चीज़ें बहुत जल्दी प्रमोट होती है। तो आप गलत चीज़ों से बचें। जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हैं पहले देखें कि वो आपके यूनिवर्सिटी का है नहीं है प्लस आपके सिलेबस का वो है नहीं, तभी आप उन चीज़ों को फॉलो किया करें। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये आपका टॉपिक था। ठीक है, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में ये सारा का सारा पढ़ना था। यूनिट 3 में ये पढ़ना है और यूनिट 4 में आपसे बच्चों को छोटा सा टॉपिक है जो पढ़ना है। अब 4 यूनिट है आपका, 4 यूनिट से जो भी सवाल 15 मार्क्स का और 5 मार्क्स का बनता है आइए बताते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, इसमें भी मैं आपसे बच्चों को जो मोस्ट वीवीआई सवाल रहेगा वो मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपसे बच्चों 2 अप्रैल का पेपर है, 2 अप्रैल से पहले आप लोग प्रिपरेशन खुद भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि 13वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का विस्तार से वर्णन करिए। आप खुद बोलिए भैया, ये सिलेबस में पहला ही टॉपिक है और ये आपको सवाल कितने डिटेल में पूछा है कि 13वीं शताब्दी में यूरोप का जो कंडीशन था, चाहे वो राजनीतिक कंडीशन था, चाहे सामाजिक था, चाहे धार्मिक स्थिति, इसका विस्तारपूर्वक स्थिति बताना है। तो इस सवाल को तो स्टार मार्क कर लीजिए, पहला ही सवाल है और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। दूसरा ये सवाल भी, ये सवाल ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल के जो पतन के कारण थे और उसके जो कह सकते हैं प्रभाव थे उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करनी है। ये 2 सवाल मोस्ट वीवीआई सवालों में करिए सबसे पहले। तीसरा देखिए, रेनेसेंस जो बेसिकली रेनेसेंस होता है यानी जो पुनर्जागरण होता है, इसका सवाल कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो सवाल है आप पढ़िएगा और ये सवाल पढ़िएगा, पुनर्जागरण की जो उद्गम था यानी उसका जो कह सकते हैं एवोल्यूशन था और उसके जो प्रमुख लक्षण थे उनका वर्णन करिए। या फिर यूरोप में जो पुनर्जागरण के प्रसार एवं नगर राज्य की जो भूमिका उनका विश्लेषण करें। अगर आप पढ़ोगे अगर तो ये सवाल हो सकता है आपको पूछ दिया जाए पुनर्जागरण क्या होता है इसके बारे में बताइए। ये सवाल 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपका, या उसके उद्गम के बारे में बताइए। तो ये सवाल आधा यहाँ तक इंपॉर्टेंट है और ये सवाल उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म क्या होता है और इसके प्रसार एवं प्रभाव को वर्णन करने बोला है। तो ये सब छोड़ सकते हैं, ये लेस है। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन हर पेपर में पूछा, अगर आप प्रीवियस बेसिकली अगर आपको सिलेबस का नॉलेज है तो आप खुद बोलोगे हाँ भैया धर्म सुधार आंदोलन से सवाल आता है। तो धर्म सुधार आंदोलन रिफॉर्मेशन के कारण एवं प्रभाव को विश्लेषण करें, इस सवाल को भी वीवीआई लिस्ट में रखिएगा। ये सवाल आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। प्रति धर्म सुधार यानी काउंटर रिफॉर्मेशन क्या था, इसके उपाय तो प्रभाव बताइए। तीसरा विश्व युद्ध, ये नहीं है, कोई कारण नहीं, इसको कोई हटा दिए। ठीक है, 30 साल के जो माफ करिएगा 30 साल का जो युद्ध चला था इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, धार्मिक युद्धों के कारण उसके चरण और इसको प्रभाव को वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है मर्चेंटिज्म यानी व्यापारवाद क्या होता है, ये आपको 5 नंबर में पूछा सकता है। जैसे पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को कि इसके उदय के क्या कारण थे, इसके प्रभाव को विश्लेषण करें।
अगला 5 मार्क्स का सवाल अगर इसमें बोला जाए तो ये 1 नंबर में आ सकता है। पुनः जागरण का अर्थ आ सकता है। 13वीं शताब्दी में चर्चों की क्या भूमिका थी पूछा जा सकता है। मार्टिन लूथर के बारे में आ सकता है। ठीक है। एडिक्ट ऑफ नॉर्थन्स क्या थे, 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ था बताना है। और बेसिक नगर राज्यों की भूमिका, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये था यूनिट 1 का कुछ सवाल जो 15 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स का और 1 नंबर का, ये सब कवर होता है आपका। फिर यूनिट 2 का अगर आप देखोगे तो इसमें से आपको पूछा जा सकता है कौन सा, पहला सवाल है कि औपनिवेशिक विस्तार यानी कॉलोनियल एक्सपेंशन के बारे में बताइए। तो हाँ, ये सवाल अच्छा है। भौगोलिक खोजों के कारण एवं प्रभावों का विश्लेषण करें। अगर आप देखोगे तो ये सवाल भी अच्छा है, इसे भी नोट डाउन करिएगा। पुर्तगाल एवं स्पेन के जो प्रारंभिक बेसिकली औपनिवेशिक जो साम्राज्य था उसका वर्णन करने बोला गया। तो आपको आप देखिए अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद ये टॉपिक पढ़ोगे तो खुद भी अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि औपनिवेशिक साम्राज्य के बारे में बताना उस समय कंडीशन के बारे में। ठीक है। फिर अगला ये सवाल अच्छा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के कारण एवं जो परिणाम थे उनका अध्ययन करें। इस सवाल को रखिएगा इंपॉर्टेंट में। तीसरा, ये 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं आपको समझाने के लिए कि भूमध्य सागर से जो अटलांटिक महासागर है की और आर्थिक केंद्र का स्थानांतरण जो हुआ तो उसके क्या वर्णन कारण बताना है। ठीक है, यह वर्णन करना है। लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय के कारणों का विश्लेषण करें। ठीक है, या फिर इसी का ही देखिए इसमें सवाल हो सकता है, राष्ट्र राज्य की विशेषताओं वर्णन करें, तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कंपेरिजन बेसिस पूछा जा सकता है कि फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और रूस में जो राष्ट्र राज्य में विकास की तुलना ये करने बोला जा सकता है आपको। ठीक है। तो 5 मार्क्स का सवाल, उपनिवेशद क्या होता है ये हो सकता है, ये 1 नंबर पूछ सकता है। कोलंबस कोलंबस ने बेसिक किस चीज़ का खोज किया था, 1-1 मार्क्स का सवाल आ सकता है। ठीक है, वो भले 5 मार्क्स आ सकता है आपको, ये आ सकता है आपको। देखिए यहाँ पर सब सवाल यहाँ पर 1-1 नंबर के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है हमारे पास 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल इंपॉर्टेंट करिएगा। यूनिट 3 आपका, ठीक है, जहाँ पर से आपको सवाल पूछा सकता है। पहला ये सामंतवाद से पूछा जाएगा, सामंतवाद का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं बताएं और उसकी संरचना का वर्णन करें। इस सवाल को इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर सामंतवाद का जो पतन हुआ था और पूंजीवाद की और जो संक्रमण का विश्लेषण करने बोला सकता है, तो आप इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। जो वैज्ञानिक क्रांति की पृष्ठभूमि एवं महत्व बताइए, ये टॉपिक मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट आपके पूछा सकता है। और ना ही ये बोला कि वैज्ञानिक क्रांति के नए विचारों को वर्णन करें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारे पास है कि ये बोला प्रबोधन युग जो इनलाइटमेंट कहते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि विशेषताओं एवं प्रभावों का वर्णन करिएगा। दूसरा, ये वाला भी आ सकता है कि इंग्लैंड में जो संसदीय प्रणाली चलता है उसके विकास का आपको विश्लेषण करने बोला जा सकता है। और इसको टॉपिक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के जो कारण एवं परिणाम थे उनका व्याख्या करें। 5 मार्क्स से सवाल, सामंतवाद क्या हो सकता आ सकता है, जागीरदारी प्रणाली क्या होता बता सकते हैं, वैज्ञानिक क्रांति का एक कारण लिख सकते हैं, गैलीलियो कौन था ये 1 नंबर का, जॉन लॉके कौन था बताना है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ था ये 1 मार्क्स का सवाल। ठीक है, तो पूंजीवाद क्या, इसके बारे में ये सवाल आ सकता है, भले आपको 5 मार्क्स में पूछ दें यहाँ पर। ठीक है, यूनिट 3 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये वाला इनलाइटमेंट वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। अब रहा यूनिट 4 का सवाल। पहला ही सवाल स्टार मार्क के लिए ये आएगा, फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का विस्तार से वर्णन करें। हो सकता है कई तरीके से पूछ ले, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, वही सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, फ्रांस की जो पुरानी व्यवस्था, ये मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर फ्रांसीसी क्रांति में जो बौद्धिक वर्ग था उसकी भूमिका विश्लेषण करें, ये हो सकता है। ये चौथा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि फ्रांस क्रांति के जो प्रभाव थे उसका विस्तृत अध्ययन करने बोला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 5 मार्क्स 1 मार्क्स का सारा सवाल, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी ये सब आप पढ़े थे। लुई सोलो कौन थे बता सकते हैं, एस्टेट सिस्टम क्या था, बास्तिल का जो पतन कब हुआ था, रूसो कौन था, ये सब 1-1 मार्क्स का। वोटलेयर कौन थे ये बताना, एंशिएंट रिजम क्या, क्रांति कारण बताइए, फ्रांसीसी क्रांति के एक प्रभाव, ये सब के सब आपको 1 मार्क्स के लिए या आप कह सकते हैं 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये था पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 15 मार्क्स का हो, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो, प्लस सिलेबस में हमने आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर दिया। तो अगर लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2 अप्रैल से पेपर है। 2 अप्रैल से पहले सारा का सारा चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस बता दिया, अब सारे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।